Dear student, today we will discuss about non-alignment. Non-alignment movement is the most powerful concept of international politics because he play important role to end of Cold War. जब हम कोल्ड वार के अंत की बात करते हैं, जब हम कोल्ड वार की बात करते हैं, जब हम इस सिचुएशन की बात करते हैं कि आखिर कोल्ड वार जो है वह क्यों हुआ, कोल्ड वार का ग्रोथ किन कारणों से हुआ, या फिर वह कौन कौन से रीजंस हैं जिसने कोल्ड वार को ग्रोथ करने में हेल्प दिया, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन्होंने कोल्ड वार को इंड करने में या कोल्ड वार को जो है खत्म करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल दिया। तो उन अगर हम बात करें तो कोल्ड वार को खत्म करने में या कोल्ड वार के इंड में जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसने अपना जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वह था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। एक्चुअली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वह एक कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था, एक विचार था ऐसी चीजों का जो कि इंपीरियलिज्म के बाद, जैसे अगर हम इसको थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा बैक में जाएं, अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम अगर देखें तो हमें दिखाई देता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है एक नए तरह का वर्ड जो है वह डेवलप होता है, एक नए तरह के जो इंटरनेशनल जो है कह सकते हैं सिनेरियो डेवलप होता है, जिसमें होता क्या है कि चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वह 24 अक्टूबर 1945 को यूएन फॉर्म होता है। और यूएन फॉर्म होने के बाद जिस रीजंस के लिए जो है जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, या फिर यह कह लो कि जो सुपर पावर्स थे, उन्होंने जो रीजंस बताए थे कि हम क्यों किस रीजन से किस ऑब्जेक्टिव को लेके हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व हैं, तो उनका जो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो मेन जो रीजन था, जो इन्वॉल्व होने का रीजन था, उन्होंने उनको बताया था कि वह रीजन था प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी, की लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हम यह वर्ल्ड वार में शामिल हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब वह कह रहे हैं कि हमें जो है हम डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए, डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी के लिए हम जो है विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वार में शामिल हैं, क्योंकि हम उन जो है डिक्टेटर जो पावर्स हैं, वह जो ऑटोक्रेटिक पावर्स हैं, उनके अगेंस्ट एक मुहिम चला रहा है। हम जो है जब तक उनको खत्म नहीं कर देंगे तब तक जो है हम बैठेंगे नहीं। तो यह जब कॉन्सेप्ट आपने वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वार इसलिए कंडक्ट किया क्योंकि लोकतंत्र को खतरा था या लोकतंत्र को बचाने के लिए किया, तो उसके बाद जो है आप जो जितने भी कॉलोनीज कंट्रीज थी, जितने भी कॉलोनीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज थी, सबको जो है धीरे धीरे इंडिपेंडेंट या स्वतंत्रता प्राप्त होने लगी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अब विश्व में जो संख्या थी देशों की, स्वतंत्र देशों की, सॉवरेन स्टेट्स की, या फिर स्वतंत्र जो राज्य थे, उनकी जो संख्या है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही थी, क्योंकि द्वितीय विश्व के बाद मैक्सिमम देश जो है स्वतंत्र होने लगे थे। अब इन स्वतंत्र देशों के पास विकल्प के रूप में यह थी कि उनके पास जो है अपनी आइडेंटिटी हो गई थी, उनके पास उनको सेल्फ डिसीजन का पावर मिल गया था, अधिकार मिल गया था। साथ ही साथ उनको जो है अपने हिसाब से, अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से अपने देश का, अपने राष्ट्र के निर्माण करने की जो है वह का छूट मिला हुआ था, अधिकार मिला हुआ था। तो इस तरह से जब हम इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके पास जो है वह इनको पूरी तरह से फ्री या स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। लेकिन इनके पास कमियां क्या थी? इनके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई इनके पास इमेज था कि हमको किस तरह का बनना है, ना इनके पास जो है टेक्निक थी, ना इनके पास जो है रिसोर्सेज थे। यह जो है हर चीज के लिए या तो अपने पे स्वयं जो है इंतजार करें, इंतजार करके स्वयं को का डेवलपमेंट करें, या फिर या किसी दूसरे जो है डेवलप कंट्री से किसी तरह की सहायता करें। दूसरी कंडीशन क्या थी कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है वह कोल्ड वार की भयावह जो है भयानक जो स्थिति थी, कोल्ड वार की भयानक स्थिति से ग्रसित था। कोल्ड वार जो है वह एक कह सकते हैं कि एक थ्रेट के रूप में, एक भय के रूप में पूरे विश्व पे जो है छाया हुआ था। पूरा विश्व इससे भयाक्रांत था, डरा हुआ था, एक फियर क्रिएट था कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा ना हो कि यह कोल्ड वार डायरेक्ट वार में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी सिचुएशन में अब जो नवोदित राज्य थे, जो नए राज्य थे, जिनका अभी अभी जन्म हुआ था, जो रिसेंटली ओरिजिनेट या रिसेंटली जो स्वतंत्र हुए राज्य थे, उनके सामने एक विकल्प था
कि वह अब क्या करें। उनके पास एक या तो विकल्प उनके पास यह था कि या तो किसी गुट में शामिल हो जाए, या तो वो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाए, यूएसएसआर के गुट में शामिल हो। क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वह कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के साथ जो है वह एक पक्ष के रूप में खड़ा था, दूसरी तरफ जो है वो यूएसएसआर जो है, रूस जो है वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ दूसरे पक्ष में खड़ा था। अब जो कहा जा सकता है कि जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, वह नए राज्यों के समक्ष यह स्थिति थी कि वह किस गुट को चुने, किस खेमे को चुने। क्योंकि यह दोनों जो गुट हैं वह दोनों आपस में जो है वह एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वह खड़े थे। एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट, दोनों गुट जो है वह कहा जा सकता है कि एक दूसरे को बर्बाद करने में, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रचार करने में, एक दूसरे के जो है अस्तित्व को चुनौती देने के लिए दोनों गुट आपस में एक दूसरे के समक्ष जो है चुनौती बन के खड़े थे। अब ऐसी सिचुएशन में जो नए देश थे, जो नए स्वतंत्र देश थे, उनको जो है यह जो नए राज्य थे, नए राज्यों के समक्ष जो है वह विकल्प यह था कि या तो वह अमेरिका के गुट का चयन करे या वह यूएसएसआर के गुट का चयन करे। और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो एक्चुअली यह जो दोनों महाशक्तियां थी, दोनों महाशक्तियों ने अपने पावर को यूज करने के लिए, अपने शक्ति का प्रयोग करने के लिए, अपने शक्ति को यूज करने के लिए इन्होंने तरह तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट यूज किए। जैसे कि इन्होंने डिप्लोमेसी यूज की, इन्होंने इकोनॉमिकल जो है एड यूज किया। और यह जो है नए नवोदित जो राज्य थे, जो नए नए राज्य जो स्वतंत्र हो रहे थे, इनको इन्होंने इकोनॉमिकल एड देने शुरू कर दिया, इकोनॉमिकल एड का प्रलोभन देना शुरू कर दिया कि आप हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार करें। हम जो है अपनी, अगर आप हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार करते हैं, आप हमारी आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो हम जो है आपको इकोनॉमिकल एड प्रोवाइड कराएंगे। अमेरिका ने तो कई सारे ऐसे प्लान बना दिए कि आप जो है अगर यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से दूर रहेंगे, अगर यूएसएसआर से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो आप जो है हमसे 10 मिलियन डॉलर ले लीजिए, 12 मिलियन डॉलर लीजिए, जो आपकी इकोनॉमिकल नीड्स है हम सारी नीड्स पूरी करेंगे, हम टेक्निक भी प्रोवाइड कराएंगे। तो एक तरफ यूएसएसआर भी इस तरह का प्रलोभन दे रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका भी इस तरह का प्रलोभन दे रहा था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी नवोदित राष्ट्र थे, जितने भी नए राज्य जो स्वतंत्र हुए थे, उनके दिमाग में अब एक दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि सब जो है कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म से जो है बाहर निकले हुए थे, अभी इंपीरियलिज्म के चंगुल से बाहर निकल के वो स्वतंत्र हुए थे। वह साम्राज्यवाद की उस भीषण विभीषिका से, उस जो एक इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद का जो संकट था, जो कष्ट था, उससे वह बाहर हुए थे। वो उन्होंने अभी अभी नई नई स्वतंत्रता देखी थी। तो वह जो है अपनी जो यह महाशक्तियां थी, इन महाशक्तियों के इन प्रलोभनों से बचना भी चाहते थे। उनको यह पता था, या फिर वह समझने लगे थे कि यह जो है वह एक नए तरह का इंपीरियलिज्म है, एक नए तरह का साम्राज्यवाद है, या इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म है, या आइडियोलॉजिकल इंपीरियलिज्म है, कि अगर हम इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो हम उनके आइडियोलॉजिकल इंपीरियलिज्म का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हम उनसे इकोनॉमिकल एड लेते हैं तो हम उनकी इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म का हिस्सा बन जाएंगे। तो जो नवोदित राष्ट्र से जो नए नए राज्य जो स्वतंत्र हो रहे थे, वह जो है अब इस दुविधा में, इस दुविधाजनक स्थिति में थे, इस कंफ्यूजन में थे कि वह जो है किस गुट का समर्थन करे, वह अमेरिकी गुट की तरफ जाएं या यूएसएसआर के गुट की तरफ जाएं। हालांकि कुछ देशों ने जो है अमेरिकी गुट का समर्थन किया, कुछ देशों ने जो है यूएसएसआर के गुट का समर्थन किया, लेकिन कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने दोनों गुटों को जो है रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने न अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार किया, उन्होंने न यूएसएसआर के प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, हम अपनी जो है एक स्वतंत्र आइडियोलॉजी रखेंगे, हम अपनी जो है एक स्वतंत्र विचारधारा रखेंगे। हम किसी की आइडियोलॉजी को या किसी के विचारों को अपने विचारों का केंद्र नहीं बनाएंगे। हम जो है वह फ्री रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारी अपनी खुद की आइडियोलॉजी होगी, हमको हमारी अपनी खुद का विचारधारा होगा, हमारा अपना खुद का स्ट्रक्चर होगा, हम अपना डिसीजन स्वयं लेंगे। हमारे पास जो है किसी दूसरे के निर्णय से ना हम प्रभावित होंगे, ना हम किसी दूसरे के निर्णय से हमें प्रभावित करना है ना होना है। यह जो एक अलग तरह का जो विचार जो नवोदित राज्यों में या नए राज्यों में डेवलप हुआ था, यह जो विचार था, इसको जो है हम गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं, इसको हम नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह जो गुट था, एक नया विचार था, एक नई आइडियोलॉजी थी जो किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहती थी। किसी भी जो दो गुट थे, दोनों गुटों में किसी गुट का समर्थन करना नहीं चाहती थी। वह न अमेरिका के साथ थी, वह न रूस के साथ थी, वह दोनों के साथ
यह जो विश्व व्यवस्था थी अब वो परिवर्तित हो रही थी। इस परिवर्तित होती विश्व व्यवस्था में, इस परिवर्तित होते विश्व परिदृश्य में अब जो नवोदित राष्ट्र थे वह जो है किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, किसी भी गुट का मेंबर नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने जो है अपने आप को दोनों ही गुटों से, दोनों ही जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जो गुट थे, इन दोनों गुटों से अपने आप को अलग कर लिया था, दोनों गुटों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और उनको जो है वह यह समझने लगे थे कि अभी जो है हम स्वतंत्र हुए हैं और हमारी स्वतंत्रता के बाद, हमारी स्वतंत्रता के कारण जो है हमारी जो हमने जो अपना स्ट्रगल किया है, हमने अपने नेशनल मूवमेंट चलाया है, हमने जो आंदोलन के द्वारा या अन्य तरीके से जैसे भी हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न हो। हम अपने को स्वतंत्र रखें, अपने को पूरी तरह से फ्री रखें। और इन दोनों गुटों के जो 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 यह कहा जा सकता है कि इनका जो एक अलग तरीके से एक कॉन्सेप्ट था, उनका यह मानना था कि यह जो है इंपीरियलिज्म का ही एक हिस्सा है, यह जो है इंपीरियलिज्म का ही एक तरीका है, यह जो है इंपीरियलिज्म को ही प्रमोट करने का एक माध्यम है। तो भारत, अब अगर हम बात करें गुट निरपेक्षता की, तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के जो है वह कर्नल नासिर, और साथ ही साथ यूगोस्लाविया के जो नेता थे मार्शल टीटो, यह 1961 में गुट निरपेक्षता की जो पॉलिसी थी, जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को अगर किसी ने बेस दिया, किसी ने इस विचार को आधार प्रदान किया, किसी ने इस विचार को फैलाया या इस विचार पे अपनी दृढ़ता दिखाई, तो यह तीनों जो है, यह तीनों इसके महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर के सामने आए। उन्होंने जो नए अफ्रीकी जो देश थे, या फिर कह सकते हैं कि अफ्रीकी कंटिनेंट के या फिर एशियाई कंटिनेंट के जो नए स्वतंत्र देश थे, जो नए जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए देश थे, उनके सामने जो है यह कुछ सिद्धांत रखे कि आप जो है आप जो है किसी भी गुट को, किसी भी गुट का मेंबर न बने, किसी भी गुट का समर्थन न करें, जबकि आप जो है आप गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का समर्थन करें। आप किसी भी गुट का सदस्य न बने, किसी भी गुट का समर्थन न दें। आप जो है अपने आप को गुट निरपेक्ष रखें, किसी भी गुट के साथ आप नहीं हैं। आप जो है पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से आप जो है अपने आप को स्वतंत्र रखें, पूरी तरह से आप अपनी जो है कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति जो है स्वतंत्र होगी, हमारी अपने डिसीजंस होंगे, हमारी अपनी पॉलिसी होगी। हम जो है अपने किसी भी मतलब अपने किसी भी एक्टिविटीज में ना अमेरिकी गुट का समर्थन चाहते हैं, ना सोवियत गुट का समर्थन चाहते हैं। पूरी तरह से एक गुट निरपेक्ष और पूरी तरह से स्वतंत्र सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं। हमारे लिए जो है गुट निरपेक्षता या फिर एक जो है वो सिद्धांत है, और हम इसी सिद्धांत पे चलेंगे, हम इसी का गुट निरपेक्षता का ही समर्थन करेंगे। जब हम देखते हैं कि जो ये नॉन अलाइनमेंट वर्ड है या गुट निरपेक्षता शब्द, इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था, इन्होंने लिस्का द्वारा इसको एक सिस्टमैटिक जो है मीनिंग या अर्थ दिया गया था, और बाद में कई सारे विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। क्योंकि हम जब बात करते हैं गुट निरपेक्षता की, नॉन अलाइनमेंट की, तो यह जो है लिस्का ने इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से प्रेजेंट किया और बाकी लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसे व्याख्यायित किया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे व्यवस्थित रूप दिया गया, और कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो ने भी इसको स्वीकार किया और अपने अपने कंट्री में, अपने अपने देशों में इसका जो है पालन भी किया। और बाकी जो अपने कंटिनेंट के देश है, जैसे अफ्रीकी और एशियाई कंटिनेंट के जो कंट्रीज थी, जो देश थे, उनको जो है कहा जा सकता है कि उनको भी इस बारे में, इस सिद्धांत के बारे में परिचित कराया, और हर संभव कोशिश की कि जो बाकी कंटिनेंट के देश हैं, जो बाकी जो कह सकते हैं कि महाद्वीप के देश हैं, वह जो है इसका समर्थन करें या इसका सहयोग करें। तो अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है नॉन अलाइनमेंट को परिभाषित करते हुए कहा था कि इसका अर्थ जो है किसी भी जो सैनिक ग्रुप है, जो सैनिक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अपने आप को दूर रखना है। ना हमें नाटो के साथ जाना है, ना हमें वार्सा पक्ष के साथ जाना है। दोनों गुटों से अपने आप को दूर रखना है, और आवश्यकता पड़ने पर अगर कभी ऐसी नीड्स या आवश्यकता आती है कि हम जो है किस गुट का समर्थन करें, किस गुट का जो है सहयोग करें, किस गुट में शामिल हो,
तो हम जो है इन दोनों गुटों से अपने आप को एक स्वतंत्र गुट के रूप में, एक स्वतंत्र ग्रुप के रूप में अपने आप को समान और स्वतंत्र दृष्टिकोण रखेंगे। हमें किसी के साथ किसी तरह का कोई जो है सैनिक संबंध नहीं रखना है। हम जो है सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह गुट निरपेक्षता जो है वह सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू को ही फोकस करता था कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम यूएसएसआर की तरफ झुकाव हमारा होगा, ना हमारा झुकाव जो है वह कैपिटलिज्म या अमेरिका की तरफ होगा। हम दोनों गुटों से अपने आप को बाहर रखेंगे। हमें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या सैनिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम जो है अपने आप को इन दोनों गुटों से अलग रख के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अपना अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। हम जो है अपने संबंधों का अपने हिसाब से निर्वहन करेंगे। हम जो है किसी भी तरह का किसी भी गुट के मेंबर नहीं बनेंगे। हमें किसी भी गुट का समर्थन नहीं करना है। अगर हम गुट निरपेक्षता को सरल अर्थों में परिभाषित कर समझने की कोशिश करें तो यह कह सकते हैं कि जो विभिन्न जो शक्ति गुट है, जो पावर ग्रुप है, जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट या अमेरिका या फिर रूस, उनसे जो है अपने आप को पूरी तरह न्यूट्रल रखना था। न्यूट्रल रहते हुए भी अपने आप का जो है स्वतंत्र निर्णय लेने की पॉलिसी, मतलब हम जो है अपने डिसीजंस खुद लेंगे और हम अपने डिसीजंस अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी डिस्क्राइब करेंगे। अपना नेशनल इंटरेस्ट भी हमारा डिसाइड स्वयं करेंगे। किसी दूसरे का इसमें कोई इंटरफियर नहीं होगा और साथ ही साथ हम जो है आंख बंद करके किसी भी गुट को अपने किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। हम जो है अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रखेंगे। हम अपनी एक निष्पक्ष विदेश नीति रखेंगे। हम अपने आप को पूरी तरह फ्री रखेंगे। हम पूरी तरह स्वतंत्र रखेंगे। हम किसी भी गुट का हमको मेंबर नहीं बनना है। किसी भी गुट का के समर्थन में, किसी भी गुट के सहयोग से ना हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, ना हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड करना है। हम अपने आप को पूरी तरह से इन सैनिक गुटों से या जो विश्व में दो इंपॉर्टेंट गुट हैं, ग्रुप हैं, इनसे अपने आप को अलग रखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको और थोड़ा आगे समझने की कोशिश करें तो जॉर्ज निस्का है, इन्होंने इसको स्पष्ट करते हुए यह बताया कि उचित और अनुचित को भेद, जैसे क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत के को पहले समझ के और सही का साथ देना और गलत का साथ छोड़ना, मतलब हम जो है कहीं भी अगर स्टैंड भी कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ सही के साथ हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो राइट है, जो न्यायपूर्ण है, जो एग्जैक्ट है, हम उसके साथ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी समर्थन कर दें। ऐसा नहीं है हम किसी के साथ सहयोग कर दें। हम जो है हम जैसे हैं या जिस तरह से हैं हम सिर्फ उसी का समर्थन करेंगे, हम उसी का सहयोग करेंगे। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो विचार है, यह जो आइडिया है, यह जो है गुटों से दूर रहने का, गुटों से अलग होने का, गुटों से जो है वो बाहर रहने का एक विचार है कि हम ना अमेरिकी गुट के साथ रहेंगे, ना हम यूएसएसआर के साथ रहेंगे। हम अपनी खुद की स्वतंत्र गुट जो है वह कह सकते हैं कि हम जो है अपनी खुद की स्वतंत्र एक जो है फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। हम अपनी खुद की स्वतंत्र जो है एक नेशनल अपना खुद का नेशनल इंटरेस्ट हम खुद डिसाइड करेंगे। हम जो है किसी दूसरे के समर्थन में, दूसरे के सहयोग में या दूसरे के न विचारधारा से प्रभावित होंगे, दूसरे की सहायता से प्रभावित नहीं होंगे। हम किसी तरह का कोई भी अगर सैनिक गुट है तो हम उस गुट का समर्थन नहीं करेंगे, हम गुट का जो है सहयोग नहीं करेंगे। हम जो है अपनी खुद की फ्री जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। हम जो है अपनी फ्री जो है वह फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हम अपना बिहेवियर डिसाइड करेंगे। हम जो है अपने संबंधों का निर्वहन स्वयं की इच्छा से, स्वयं की विवेक से, स्वयं की बुद्धि से करेंगे। हमारे ऊपर किसी तरह का किसी भी सुपर पावर का कोई न प्रेशर हो सकता है, न हम किसी के प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि हमने जो है अपने आप को गुटों से अलग रखने की का रास्ता चुना है। हमने अपने आप को गुटों से अलग रखने की राजनीति चुनी है। हम जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीति की बात करते हैं। हम जो है अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कई बार यह समझा जाता है कि जो गुट निरपेक्षता है वह तटस्थता के रूप में समझा जाता है, या फिर नॉन अलाइनमेंट को न्यूट्रलिटी के रूप में समझा जाता है, न्यूट्रल रूप के रूप में समझा जाता है। तो अगर यह जो है यह सबसे पहले यही चीज क्लियर होनी चाहिए थी कि यह जो है तटस्थता का जो यह न्यूट्रल होने का जो कॉन्सेप्ट है वह
हमेशा या कई बार जो है प्रायः इसका जो प्रयोग होता है, इसको जब यूज किया जाता है तो वह जो है वह वार की कंडीशन में या फिर शांति की स्थिति में जो है वह अपने आप को वार से अलग रखने की प्रवृत्ति में यूज की जाती है। यह माना जाता है कि न्यूट्रल का मतलब है कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं, दो लोग अगर अगर दो लोग अपने में वार कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उन लोगों से अपने आप को अलग रखना, उन लोगों से अपने आप को दूर रखना, उन लोगों से अपने आप को स्वतंत्र रखना, यह जो पॉलिसी है, यह जो विचार है, इसी को कहीं ना कहीं जो है वह गुटनिरपेक्षता के साथ जोड़ा जाता है, तटस्थता के साथ जोड़ा जाता है। जबकि अगर हम बात करें गुटनिरपेक्षता की, नॉन अलाइनमेंट की, तो नॉन अलाइनमेंट जो है वह एक एक्टिव और पॉजिटिव मीन्स में यूज होता है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का मतलब यह है कि हम जो है किसी भी विश्व के किसी भी समस्याओं को बिना गुटबाजी के, बिना ग्रुप के जो है जो अपने आप को पूरी तरह से उस समस्या का निदान करना, मतलब उसके लिए हमें किसी जो है ग्रुप की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष और तटस्थता या फिर न्यूट्रलिटी कह सकते हैं कि न्यूट्रलिटी या फिर जो नॉन अलाइनमेंट है, यह दोनों एक नहीं हो सकते। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों से युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो गुटनिरपेक्ष है। और जो है स्विट्जरलैंड आज तक किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ, न किसी मिलिट्री जो है ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, लेकिन फिर भी वह गुटनिरपेक्ष देश, गुटनिरपेक्षता को लेके वह तटस्थ है, गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वह फॉलो नहीं करता। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यह जो गुटनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, यह न्यूट्रलिटी या जो है न्यूट्रल रहने से डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यह दोनों जो है, यह दोनों अलग अलग चीज है। गुटनिरपेक्षता का मतलब यह है कि हम अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ जो है किसी भी गुट का मेंबर न बनते हुए भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व का समर्थन करते हैं, हम अपने विचारों को स्वयं लागू करते हैं, अपने विचारों का स्वयं समर्थन करते हैं। तो अगर हम देखें तो गुटनिरपेक्षता और तटस्थता, यह दोनों जो है वह दो तरह के विचार है, दो तरह की आइडियोलॉजी है, और दोनों को एक करके अगर समझा जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम गुटनिरपेक्षता को या नॉन अलाइनमेंट को समझने में भूल कर रहे हैं। क्योंकि दोनों को अगर हम एक समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है अपने आप को, अपने जो हमारी जो समझ है, हमारी जो सोच है, वह दोनों को एक ही तराजू में तौल रही है। तो गुटनिरपेक्षता और तटस्थता या फिर नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी जो है वह दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरा, कई बार जो है गुटनिरपेक्षता को अलगाववाद या पृथकतावाद से भी देखा जाता है कि हम जो है अगर पृथक है, अलग है, तो इसका मतलब है कि गुटनिरपेक्ष है। जबकि पृथकतावाद का अर्थ होता है प्राय अपने जो है अपने आप को दूसरे देशों की समस्या से दूर रखना। अगर हम पृथकतावाद की बात करें, अगर हम जो है अलगाववाद की बात करें, अगर हम अलगाववाद की बात करें, पृथकतावाद की बात करें, तो यह दोनों जो है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो है अलगाववाद पृथकतावाद में होता क्या है कि जो है वह अपने को दूसरे की जो समस्या है, जो दूसरे की प्रॉब्लम है, उसको दूर रखना। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में इसी पॉलिसी का को फॉलो किया था। उसने अपने आप को पृथकतावाद या अलगाववाद या कह सकते हैं अपने आप को उसने पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में अलग रख लिया था। वह जो है वह इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने जो है नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया था, नहीं, उसने अपने आप को अलग रख लिया था, लेकिन वह गुटनिरपेक्ष नहीं था। तो यह जो गुटनिरपेक्षता का मतलब है, यह गुटनिरपेक्षता जो है वह अलगाववाद से अलग होती है, नॉन अलाइनमेंट अलग चीज है। तो अगर हम इन चीज को बात करें, जैसे गुटनिरपेक्षता जो है अंतरराष्ट्रीय जो जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और उसमें जो है वह सक्रिय रूप से भाग लेती है, वह एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाती है उसमें, और साथ ही साथ वह जो है स्वयं इस चीज में इंटरेस्ट दिखाती है कि समस्याओं का समाधान कैसे हो, समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए। जैसे अगर हम देखें कि अगर कोल्ड वार की हम बात करें तो भारत जो है शीत युद्ध में किसी गुट में शामिल न होकर, ठीक, ऐसा नहीं था कि उसने जो है वह बाकी अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई थी, अपनी कोई जागरूकता नहीं दिखाई थी, जबकि वह दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं था, वह दोनों से अलग था, लेकिन फिर भी शीत युद्ध के खत्म करने में, शीत युद्ध के अंत करने में उसने अपनी रुचि दिखाई, उसने जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया और हर संभव कोशिश किया कि कैसे भी करके कोल्ड वार को खत्म किया जाए, कोल्ड वार की सिचुएशन से बाहर निकला जाए। तो हम जो है कभी भी नॉन अलाइनमेंट को और अलगाववाद को, गुटनिरपेक्षता को और अलगाववाद को एक तराजू में एक साथ रख के नहीं देख सकते। दोनों जो है अलग अलग है,
दोनों अलग अलग विषयों के रूप में है, दोनों को हम अलग अलग रख के ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब यह होता है कि आखिर वह गुट निरपेक्ष देश है कौन, वो कौन कौन से कंट्रीज है, वो कौन कौन से स्टेट हैं जिनको हम नॉन अलाइंड कंट्रीज के रूप में जानते हैं या फिर नॉन अलाइंड स्टेट के रूप में जानते हैं। तो हम जब इन चीजों को देखते हैं, इसको जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम इसको जांचने और परखने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि इसके जो है अगर बेसिकली सिद्धांतों को देखे जाए, अगर इसके प्रिंसिपल के आधार पर अगर हम किसी चीज को जज करें या अगर इसके प्रिंसिपल्स के आधार पर हम किसी चीज को एनालाइज करें, तो हम देखते हैं कि वह राज्य जो किसी भी सैनिक ग्रुप का मेंबर नहीं है, वह राज्य जो किसी भी सैनिक ग्रुप का सदस्य नहीं है, वह गुट निरपेक्ष हो सकता है। वह जो है राज्य जो किसी भी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता नहीं कराता है, वह है गुट निरपेक्ष। वह राज्य जो अपनी किसी भी महाशक्ति को अपने जो है अपने राज्य में, अपने स्टेट में किसी तरह का कोई मिलिट्री कैंप बनाने नहीं देता, मिलिट्री जो है वह कहा जा सकता है कि बेस बनाने नहीं देता, कोई भी अपनी मिलिट्री का कैंप स्टेबल करने नहीं देता, वह है गुट निरपेक्ष। उसके बाद वह नॉन अलाइनमेंट कंट्री के रूप में उसे माना जाता है जो इंपीरियलिज्म को या कॉलोनिज्म को क्या करता है, जिसका विरोध करता है। अगर हम बात करें तो नॉन अलाइनमेंट का कंट्री के रूप में अगर हम जिस किसी को अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर किसी को हम नॉन अलाइनमेंट कंट्री के रूप में अगर हम पहचान रहे हैं या देख रहे हैं, तो उसकी सबसे पहली विशेषता यह होनी चाहिए, सबसे पहला गुण यह होना चाहिए कि वह जो है किसी भी मिलिट्री ग्रुप का मेंबर ना हो, किसी भी सैनिक ग्रुप का सदस्य ना हो। दूसरा हम देखें कि उसकी अपनी एक फ्री या स्वतंत्र जो है वो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। वह जो है अपने लिए अपनी खुद की एक फॉरेन पॉलिसी हो, ऐसा नहीं हो जो किसी दूसरे की फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड हो या फिर किसी दूसरे के द्वारा बनाई गई फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। उसकी खुद की अपनी एक स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद उसने किसी भी महाद्वीप के, किसी भी महाशक्ति के साथ, किसी भी सुपर पावर के साथ उसने किसी तरह का कोई भी जो है वह समझौता, द्विपक्षीय समझौता न किया हो। उसके बाद उसने अपने लैंड को, अपनी जमीन को, अपनी भूमि को जो है वह महाशक्तियों को सैनिक अड्डे के रूप में यूज करने के लिए दिया ना हो, चाहे वो लीज पे दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट किया हो या किसी तरह से कभी भी मिलिट्री बेस या मिलिट्री कैंप बनाने के लिए उसने अपनी लैंड को उनको दिया ना हो या लीज पे ना रखा हो। फिर उसके बाद सबसे मेन बात की वह जो है कॉलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का क्या हो, विरोधी हो। अगर यह सारी चीजें, यह सारी लक्षण अगर उसमें पाए जाते हैं, अगर यह सारी चीजें उसमें पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं वह जो देश है, कहीं ना कहीं वह जो राष्ट्र है, वह गुट निरपेक्ष राष्ट्र है, वह गुट निरपेक्षता का समर्थन करने वाला राज्य है। और वह जो है वह किसी भी गुट में शामिल नहीं है, वह किसी भी गुट का मेंबर नहीं है, वह जो है महाशक्तियों के पीछे घूमने वाला नहीं है और महाशक्तियों का समर्थन करने वाला नहीं है। वह स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी रखता है, उसको वह जो है अपने हिसाब से अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट को डिसाइड करता है। वो अपने हिसाब से अपने जो है कहा जा सकता है कि अपने हिसाब से वह अपनी चीजों को, अपने फॉरेन पॉलिसी को, अपने संबंधों को डिसाइड करता है। वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको किसके साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं। वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको कैसे कैसे रिलेशंस डेवलप करने हैं। तो यह इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तब हमें महसूस होता है कि गुट निरपेक्ष देश वह होता है जो इन सिद्धांतों का पालन करता है। फिर हम आता है कि आखिर गुट निरपेक्षता की जो गुट निरपेक्ष या नॉन अलाइनमेंट जो कंट्रीज हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनकी जो विशेषताएं क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि चूंकि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है या नॉन अलाइनमेंट है, इसका जन्म जो है यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता है। भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया आदि देशों के सहयोग से हम जो है इस अवधारणा का पूर्ण विकास करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का पूर्ण विकास करते हैं। इसके जो आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वह भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया के सहयोग से होता है। और जब नॉन अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तब जो है इसकी विशेषताओं को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तब हम इसकी विशेषताओं को डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पाई जाती हैं या नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज में पाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो है कि उसकी जो विशेषता है कि वह सभी प्रकार के सैनिक, राजनीतिक या फिर जो सिक्योरिटी ट्रीटी संधियां हैं या गठबंधन है, इनका यह विरोध करता है। गुट निरपेक्ष जो नेशंस हैं, गुट निरपेक्ष कंट्रीज हैं,
वह कभी भी न किसी प्रकार के सैनिक गुट का मेंबर बनेगा, न राजनीतिक या जो कह सकते हैं कि जो मिलिट्री ट्रीटीज होती हैं जैसे नाटो वार्ता पैक्ट या फिर सीटो, इस टाइप के जो ट्रीटीज हो रही हैं वो ही है, इनका विरोध करता है या इनका मेंबर नहीं बनता। नाटो है, सीटो है, वार्ता समझौता है, इसका विरोध करते हैं। और यह जो है इसका यह मानना है कि कहीं ना कहीं यह सैनिक गठबंधन जो है, कहीं ना कहीं यह मिलिट्री अलायंस जो है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, वह इंपीरियलिज्म को प्रमोट करते हैं, वार को प्रमोट करते हैं या फिर न्यू कॉलोनिज्म को प्रमोट करते हैं। और यह जो है अलग अलग तरीकों से यह जो इंपीरियलिज्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कॉलोनिज्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर वार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे होता क्या है, जिससे विश्व शांति भंग होती है, वर्ल्ड पीस जो है वो डैमेज होती है। अतः इनसे दूर रखना, इनका विरोध करना आवश्यक है। यह जो नॉन अलाइनमेंट है यह कोल्ड वार का भी विरोध करती है। अगर हम दूसरा देखें, दूसरी विशेषता, तो यह जो है कोल्ड वार का विरोध करती है और अंतरराष्ट्रीय शांति का समर्थन करती है। यह हर संभव कोशिश करती थी, गुटनिरपेक्ष देश जितने भी थे वह अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर देश हर संभव कोशिश करता था कि कैसे भी करके इस कोल्ड वार की सिचुएशन को खत्म किया जाए, कि कोल्ड वार जैसी स्थिति को खत्म किया जाए और वर्ल्ड में पीस जो है डेवलप किया जाए, विश्व शांति की बात किया जाए, विश्व शांति के लिए प्रयास किया जाए। फिर देखते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, गुटनिरपेक्ष जो नॉन अलाइनमेंट नेशंस हैं या स्टेट्स हैं, वह जो है अपनी एक इंडिपेंडेंट जो है फॉरेन पॉलिसी का या स्वतंत्र नीति का जो है वो फॉलो करते हैं या पालन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह जो ग्रुप पॉलिटिक्स है, यह जो ग्रुप्स में मिलिट्री ग्रुप्स की पॉलिटिक्स है, यह जो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए एक खतरा उत्पन्न कर रही है। क्योंकि हम जो है गुट बना के गुट के द्वारा विश्व को गुटों में डिवाइड कर रहे हैं। अतः हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, हमें हर गुट से, हर तरह के गुट से अपने आप को अलग रखना है, हमें किसी भी गुट का मेंबर नहीं रखना, हमें जो है अपने स्वतंत्र पॉलिसी को फॉलो करना है, अपने स्वतंत्र पॉलिसी को यूज करना है। फिर हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष जो है वो अलगाववाद और तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि यह जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है उनको लेके अपने लोगों को अवेयर करती है, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है और हर उस समस्या के समाधान का एक समुचित प्रयास खोजती है और कोशिश करती है कि जो विश्व की समस्या है इसका जल्दी से जल्दी इसका निदान हो, जल्दी से जल्दी इसको है या विश्व के जितनी भी समस्याएं हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोजने के लिए हर संभव कोशिश करती है। साथ ही साथ यह जो है एक फ्रेटर्निटी डेवलप करने की बात करती है, यह जो है एक शांतिपूर्ण पीसफुली कोऑपरेशन की बात करती है। ये कहती है कि किसी भी रूप में पावर जो है किसी भी रूप में वह एक थ्रेट पैदा करता है, एक फियर क्रिएट करता है। तो यह राष्ट्रों के बीच जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए और उनके अंदर जो है कोऑपरेशन डेवलप करने की बात करती है। फिर यह जो है इनका यह भी मानना है कि जो डिप्लोमेसी जो है वह नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करने का इंपॉर्टेंट साधन नहीं है। अतः युद्धों का जो है या वार को पूरी तरह से बैन करने के पक्ष में है। इसका मानना है कि वार जो है वह कहीं ना कहीं एक थ्रेट है, एक फियर है, एक खतरा है विश्व समुदाय के लिए, विश्व शांति के लिए। अतः हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए, अतः हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम जो है किसी भी तरह से गुटबाजी से या गुटीय राजनीति से या जो ग्रुप पॉलिटिक्स है इससे अलग रहे। हम अपने आप को एक स्वतंत्र और तटस्थ देश के रूप में माने, हम अपने आप को गुटविहीन देश के रूप में माने, हम अपने आप को नॉन अलाइनमेंट के एक नेशन के रूप में माने। जिससे होगा क्या कि हम जो है उन ग्रुपीय जो कंट्रीज हैं, वह जो गुट वाली ग्रुप पॉलिटिक्स करने वाली कंट्रीज हैं, उनके मनोबल को तोड़ेंगे, उनके मनोबल को कमजोर करेंगे। और हम देखें कि अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं होता, अगर गुटनिरपेक्ष मूवमेंट नहीं होता, तो शायद शीत युद्ध या कोल्ड वार को खत्म करने में अभी भी हम प्रयासरत रहते। क्योंकि गुटनिरपेक्ष के दबाव से, गुटनिरपेक्ष देशों के समर्थन से, गुटनिरपेक्ष देशों के प्रेशर से यह जो महाशक्तियां हैं इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। गुटनिरपेक्ष देशों के कारण ही इन्होंने अपने कोल्ड वार या कहा जा सकता है कि शीत युद्ध की पॉलिसी को परिवर्तित किया और इन्होंने कोऑपरेशन को और सहायता को अपने विकास और अपने डेवलपमेंट का आधार माना।
अब अगर हम देखें तो यह जो गुटनिरपेक्ष देश है, इन गुटनिरपेक्ष देशों के प्रभाव के कारण, इन गुटनिरपेक्ष देशों के दबाव के कारण जो है आज विश्व में शांति की स्थापना है। और गुटनिरपेक्ष देशों के करते ही अभी तक जो इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वह शुरू नहीं हुआ, या थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं आ पाई, क्योंकि यह एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं। यह जो है जो दोनों सैनिक गुट हैं या दोनों गुट हैं उनके ऊपर नॉन अलाइनमेंट जो है वह एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है। जो प्रेशर जो है वह मनोवैज्ञानिक प्रेशर है कि विश्व के अधिकांश देश जो है वह किसी गुट के मेंबर नहीं है, किसी सैनिक गुट के मेंबर नहीं है, किसी भी सैनिक तत्वों में शामिल नहीं है, किसी भी सैनिक समझौते में शामिल नहीं है। तो यह जो है एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करता है और विश्व शांति के लिए यह प्रेशर आवश्यक है। और गुटनिरपेक्ष जो है वह विश्व शांति के लिए प्रयास करता है और विश्व शांति के लिए हर संभव कोशिश करता है। तो जब हम देखते हैं, जब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो गुटनिरपेक्ष देश है, इन गुटनिरपेक्ष देशों ने जो है वह विश्व शांति के लिए अथक प्रयास किया। इन गुटनिरपेक्ष देशों के प्रयास से ही जो विश्व शांति है वह स्थापित हुई। तो हम जो है इस प्रकार देखते हैं कि वर्तमान विश्व के लिए, वर्तमान समय के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए जो है जो नॉन अलाइनमेंट है वह आवश्यक है, कंपल्सरी है, और उसने विश्व शांति में अपना महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया है। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वह विश्व शांति के लिए एक कारगर और यूजफुल जो है कॉन्सेप्ट के रूप में आया था। थैंक यू, आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा।